हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं सरमद फारूक, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं ट्रकेटिन के, जो कि एक ऐप है विच इज लाइक उबर करीम फॉर ट्रकर्स। पाकिस्तान में ज़ाहिर लॉजिस्टिक्स का बड़ा मसला रहता है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन पिच किया है। तो आज हमने उनसे हल्की फुल्की बातचीत की, जानना चाहा कि उनका स्टार्टअप किस बारे में, और साथ ही साथ ओवरऑल जो पाकिस्तान का स्टार्टअप सीन है, क्या कमी बेशियाँ हैं, क्या बच्चे सीख सकते हैं, यंगस्टर्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या स्टार्टअप की दुनिया में आने चाह रहे हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। ये सारे बड़े ज़बरदस्त सवाल, बड़े काम की पॉडकास्ट, सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है इसमें। आइए चल के देखते हैं। सरमद, क्या हाल चाल है आपके? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जुनेद भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर कमिंग इन। अच्छा सर, ये बताएं कि आप को फाउंडर हैं और सीईओ हैं ट्रकेटिन के, तो ट्रकेटिन है क्या? सर, ट्रकेटिन एक प्लेटफॉर्म है जो शिपर एक फैक्ट्री वाले को कनेक्ट करती है एक ट्रकर से। ये समझें कि ऊबर फॉर ट्रकिंग या करीम फॉर ट्रकिंग है। और इन दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके दरमियान जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट है और इसके अंदर हर स्टेप को, हर एक्टिविटी को इनेबल करने के लिए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, इंटरमीडियरीज आए हुए हैं। कोई वहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय कर रहा है, कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मैनेज कर रहा है, कोई वहाँ पे जाके पेमेंट्स मैनेज कर रहा है, कोई वहाँ पे जाके सप्लाई को एग्रीगेट कर रहा है, कोई डिमांड को एग्रीगेट कर रहा है। सो इस सारे प्रोसेस के अंदर हम लोग एक फैक्ट्री वाले को एक ट्रकर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए। अच्छा, सो यू सेड कि उबर फॉर ट्रकर, सो इज इट ओनली B2B या B2C? मतलब यानी फैक्ट्री वाले या आम आदमी भी इसको यूज कर सकते हैं? ये B2B भी असल में B2B प्लेटफॉर्म है। और आम आदमी इसको यूज़ नहीं कर रहा होता जो हमारी ऐप है या हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इससे आम आदमी इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि आजकल की दुनिया में जहाँ पे इकोनॉमिक डाउनटर्न है, जहाँ पे आपकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इन्फ्लेशन, इस सारी सिचुएशन के अंदर आपकी जितनी भी कॉस्ट है शिपर साइड पे, उनकी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक ऊपर चली जाती है। जो ट्रकर है उसकी जर्नी के दौरान इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से एंड जो कंज्यूमर होता है उसको उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होती है। किसी को टूथपेस्ट महंगा पड़ रहा है, किसी को उसका सर्फ महंगा मिल रहा है। हाँ। तो अगर हम लोग इस B2B मार्केट प्लेस के अंदर जो ट्रकर और सप्लाई साइड इनएफिशिएंसीज हैं उनको सॉल्व कर लें, तो आपका जो एंड कंज्यूमर है उसको इसकी कॉस्ट कम पड़ रही होगी, क्योंकि ये सप्लाई चेन को ओवरऑल इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो आपको हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? आई मीन, आई एम श्योर इट एग्जिस्ट, मगर ये कैसे फील हुआ कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिकली वी आर नॉट प्रोन, हम लोग भागते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी वेरी इजीली। और जो आपने ट्रकर्स की बात की, सो ऑब्वियसली दे कम फ्रॉम अ सर्टेन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी इतनी नो हाउ नहीं होती, टेक्नोलॉजिकली इतने savvy नहीं होते। सो व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस व्हेन यू डिसाइड टू कम अप विद दिस? अच्छा जुनेद भाई, इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं खुद एक ट्रांसपोर्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। और एक बंदे ने जब चंद पहली कोई कारोबार की बातें सुनना शुरू की, तो उसमें ट्रक एक था कि अचानक सुना एक 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा देख रहा है कि रात को 12-1 बजे अब्बू को PD सेल के ऊपर लैंडलाइन पे कॉल आती है और अब्बू उठ के चले जाते हैं। क्या हुआ जी? गाड़ी सिंध में फ़लाँ जगह पे गिर गई, फ़लाँ जगह पे एक्सीडेंट हो गया, फ़लाँ जगह पे ये डेथ्स हो गई, वहाँ पे जाके आपकी गाड़ी रास्ते में किसी ने रोक ली। तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जो रोड के ऊपर आप इंसिडेंट्स देख रहे होते हैं, सो उस सिचुएशन में अब्बू जा रहे हैं। फिर उसके बाद इस इंडस्ट्री के अंदर उस ज़माने के अंदर काफ़ी ज़्यादा फड्डे ये सब भी होते थे। तो अचानक आप रात को इस तरह की कॉल सुन रहे हैं, आपके कानों में ये बातें पड़ रही हैं। फिर आप जब ज़रा से बाहर निकलते हैं तो कोई आपके घर आ रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई ब्रोकर है, किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, किसी की फैमिली आ रही है। हम गांव में जाते हैं, वहाँ पे हमारे जो गांव के लोग हैं मेजॉरिटी इसी बिज़नेस के साथ एसोसिएटेड हैं। सो मेजॉरिटी जो फ्लैट बेड्स हैं, जिनको अक्सर लोग आम ज़बान में ये फट्टे वाली गाड़ी बोलते हैं, 22 व्हीलर 10 व्हीलर, ये मेजॉरिटी हमारे इलाके के लोगों की है, या फिर इसकी ओनरशिप आपको सादकाबाद, मुल्तान इस साइड पे नज़र आएगी। तो उस कम्युनिटी के साथ बड़े स्ट्रांगली इंगेज थे। उन लोगों के मसाइल पता थे कि जब एक ट्रकर रोड पे होता है, 4 महीने घर नहीं आता, उसको सोने की जगह नहीं मिलती। 4 महीने?
बिल्कुल, अक्सर ट्रकर्स ऐसे हैं और मेजॉरिटी तो ऐसे हैं जो साल में 5 से 6 दफ़ा अपने घर को देखते हैं। तो इस सारी ये सिचुएशन कहाँ निकले हुए होते हैं? रोड पे होते इधर हैं। से माल वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से फॉर वहाँ। एग्जांपल आपके पास एक वही 22 व्हीलर गाड़ी है जो जुनेद भाई ने ली और हमारे इलाके के तलागंग की वो गाड़ी है। तो जुनेद भाई निकलेंगे, जुनेद भाई को फैसलाबाद से माल मिला उनकी ज़बान में, जो कि आपने कमोडिटी को मूव करना है, फैसलाबाद पॉइंट ए है, जुनेद भाई ने मूव करना है कराची के अंदर पॉइंट बी। अब जुनेद भाई उधर से निकले, जुनेद भाई 3 दिन में कराची पहुंचेंगे। अनलोडिंग के टाइम जुनेद भाई इंतज़ार करेंगे 24 घंटे 36 घंटे, इसी इंतज़ार में रहेंगे। कभी लेबर नहीं आ रही, कभी प्रॉपर क्यू में नहीं लग रहे। जब आखिर में रिकन्सिलिएशन का टाइम आया, गुड्स का मसला या पैसों का मसला, जुनेद भाई सबसे निकलेंगे। अगली डिमांड उनके फ्लीट ओनर ने या जुनेद भाई ने खुद ढूंढनी होगी। अब सारा टाइम जुनेद भाई का ऑफिस क्या है? उनकी तो वो गाड़ी ऑफिस है। जुनेद भाई के लिए सोने की उनका घर क्या है? जुनेद भाई का वो जहाँ पे सीट पे बैठे हैं उनकी सोने की जगह है। सो जुनेद भाई को तो अक्सर ये चांस मिलता है कि जुनेद भाई जब जाएंगे अनलोडिंग साइट पे तो गाड़ी के नीचे जुनेद भाई सोए हुए होंगे। आप इमेजिन करें कि एक इंसान को आपने इस लेवल पे लेके गए हैं जो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है, और आज का एक ट्रकर, एक आम इंसान जिसकी फैमिली उसको साल में 4 दफ़ा 6 दफ़ा देख रही है, वो ट्रकर ये ज़िंदगी गुजार रहा है। अब 2 महीने बाद उसे चांस मिल रहा है कि वो अपने बच्चों के पास जा रहा है। जब वो अपने बच्चों के पास जा रहा है, उनके बच्चों के पास, अगर एक मैं डॉलर्स में बताऊं तो आजकल डॉलर्स के भी खैर दर्जात बहुत स्पीड से बुलंद हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं डॉलर पे जाऊं तो एक $100 एक महीने की तनख्वाह है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसमें उसका इंसेंटिव भी हम मिला रहे हैं। उसकी बेस सैलरी पे जाएं तो वो $60-70 होंगे। इस तरह की अर्निंग करने वाला एक ड्राइवर जिसकी फैमिली लाइफ ये सब गुजर रही है, जिसका बच्चा बीमार हो जाए तो उसके पास उसे चेकअप कराने के पैसे नहीं होंगे, जिसका बच्चा स्कूल जाता नहीं जाता उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और उसकी जो बीवी है, उसके माँ बाप हैं, पूरा ख़ानदान उस पर डिपेंडेंट होता है। किसी के घर में कोई बीमारी है, बच्चे स्कूल प्रॉपर जा नहीं सकते। इस सारी सिचुएशन के अंदर वो बंदा जो एसेट ड्राइव कर रहा है, वो एसेट उस बंदे का है, उस ट्रकर का है, उस एसेट की वैल्यू है 1.5 करोड़ 2 करोड़ इस रेंज में। जो नई गाड़ियाँ पुरानी हैं तो आप तकरीबन 8 से 9 मिलियन के लें PKR में। तो इस वैल्यू की गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है और जो उस पर गुड्स मूव हो रही हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? उनकी भी 7-8 मिलियन वैल्यू है। आप इमेजिन करें, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दी हुई है? जिसकी फैमिली के ये हालात हैं, उसके अपने ये हालात हैं। सो इस मार्केट के अंदर जब आप घर में होते हैं, ये सारी बात देखते हैं, अपने गाँव में जाते हैं, कम्युनिटी में घुसते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात फिक्स हो जाती है कि यार सॉल्व तो इसे करना है। खुशकिस्मती ये कि आपको ज़िंदगी में ये मौके मिल गए कि आप अच्छी जगहों पे पढ़ सके अपने इलाके के हिसाब से। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में ऐसे चांसेस मिल गए। फिर जो मुझे लगता है कि ब्लेस्ड रहे हम सारे लोग जिन्होंने करीम के अंदर काम किया, और करीम का मैं इस्लामाबाद का एम्प्लॉय नंबर 1 था। तो उस स्टेज पे ज्वाइन किया और हम लोगों ने देखा कि जब करीम हम लोगों ने इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में लॉन्च की, तो हमारे वो लोग जो टेक सेवी समझे जाते हैं, जो घरों में जाके विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, किसी का कंप्यूटर ख़राब हो गया, हर फैमिली में एक बंदा होता है कि यार मैं ठीक कर देता हूँ, फलां कज़न के पास चले जाएँ। वो सारे लोग कह रहे हैं कि ओ भाई ये तो नहीं चलेगा, ओ भाई ये तो नहीं चलेगा, ओ भाई कोई अगवा हो गया, ओ भाई ड्राइवर यूँ कर लिया, ओ भाई इसके अंदर ये चीज़ हुई। आप इमेजिन करें कि हर तरह की वो चीज़ें जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो सकता, वो आपके सबसे ज़्यादा टेक सेवी लोग उस ज़माने में बात कर रहे थे। आजकल ऐसे कोई बात नहीं करता, और उसके ये मतलब नहीं था वो टेक सेवी नहीं थे, वो अपॉर्चुनिटी, वो डिस्ट्रप्शन पे बिलीव नहीं करते। उसका मतलब ये था कि इस तरह के मॉडल्स पाकिस्तान के अंदर किसी स्टार्टअप ने आके इंडस्ट्री को स्केल पे डिस्टर्ब नहीं किया था। सो मुदस्सिर शेखा, जुनेद इकबाल, उन लोगों का विजन, उन लोगों ने आके इधर स्टार्ट किया, यहाँ पे बीज बोया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग उस स्केल पे गए कि हर घर की एक ज़रूरत थी। जो लाइफ बॉय इस्तेमाल कर रहा है, जो बंदा एक टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको भी पता था कि मेरा भाई घर पे नहीं है, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है। ख़वातीन सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने लगी करीम के अंदर, बच्चों ने ट्रैवल किया, इवन लोगों ने एज ए एम्बुलेंस सर्विस भी इसे यूज़ किया उन सिचुएशंस पे जहाँ पे लोगों का टाइम कम था, या वैसे भी लोगों ने यूज़ किया। इस तरह की कन्वीनियंस थी और ट्रस्ट था, सर्विस बहुत आला थी, और जिस प्राइस पे ये सब कुछ हो रहा था वो अनबिलीवेबल था। तो एक ट्रू डिस्ट्रप्शन लोगों ने देखी। हम लोग खुशकिस्मती से उस लैब के अंदर थे, जिस लैब के अंदर हमें ये चांस मिला कि हम अपने आइडियाज़ को, अपनी वो जो एनर्जी होती है राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, वो जो एक फड़क लगी हुई होती है, जो मैं कहता था कि बचपन से सब चीज़ें देखते आते थे, और ये भी आपकी मोबिलिटी के अंदर हो रहा था, मोबिलिटी ऑफ पीपल थी।
उसके अंदर ये सारे चांसेस मिले। फिर मैं यहाँ से मूव हुआ। जब मैं यूएई के अंदर गया तो वहाँ पे फूड को हम लोगों ने लॉन्च किया सऊदी की मार्केट में, यूएई की मार्केट में। उस टाइम मैं एक्सपेंशन के रोल प्ले कर रहा था उस मार्केट के अंदर। तो फिर हम मोबिलिटी ऑफ थिंग्स पे गए, जिसके अंदर फूड थी, ग्रोसरी थी, पेंडेमिक के अंदर लास्ट माइल डिलीवरी की, अमेज़ॉन के हम फुलफिलमेंट आम थे सऊदी मार्केट के अंदर। तो इस पूरी जर्नी को देखने के बाद और एक बचपन की फ़िक्र फड़क देखने के बाद, और आपको पता है कि इस मार्केट के अंदर पाकिस्तान का 10% जीडीपी है, इकॉनमी का बैकबोन है, एक आम बंदा कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आप खुशकिस्मती से उस इलाके से बिलोंग करते थे, जिस इलाके के अंदर आपने फर्स्ट हैंड सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया, गो कि आपके साथ डायरेक्टली नहीं हो रहा लेकिन आपकी कम्युनिटी के अंदर हो रहा है, तो एज अ बच्चा आप हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्डअप करते रहते हो और आप कहते हो मैंने ये सॉल्व करना है। और करीम के अंदर जिस दिन मैं पहले दिन एंटर हुआ था, तो उस दिन भी मेरे पहले दिन यही था कि यार मैंने पाकिस्तान की जो रोड फ्रेट है उसके अंदर टेक्नोलॉजी को लाना है और ट्रकर की ज़िंदगी को आसान करना है। ये पहले दिन जुनेद इकबाल, जिन लोगों से मैंने काम किया, उनको पहले दिन से बात पता थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इन्वायरमेंट मिला, वो डिस्रप्शन देखी, अपनी स्किल सेट बिल्ड की, एक्सपीरियंस लिया, वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड की कि यार प्लेटफॉर्म को स्केल कैसे किया जाता है, स्क्रैच से बिल्ड कैसे किया जाता है, टीम्स को बिल्ड और स्केल कैसे किया जाता है, कम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। वो जो पूरा आपको एक साइड पे एक वो एक्सपीरियंस चाहिए था, जब वो मिला तो ऑब्वियसली आपके पास एक टाइम आता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि यार अब मेरे ख्याल में मुझे ये आवाज़ आ रही, मुझे चले जाना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई भी उठ के स्टार्टअप के अंदर फंडिंग रेज करें या कि ऐप बनाएं कुछ भी हो जाएगा। आई थिंक ये बहुत लंबी जर्नी है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, पहले वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं, फिर उस स्केल पे जाके आपको चीज़ें टेस्ट आउट करनी पड़ती हैं। सो जब करीम की एक्विजिशन हुई, ऊबर ने एक्वायर किया, सो वो टाइम था जिसके अंदर करीम के ऑलमोस्ट हर लेयर पे लोगों के पास एक्विटी थी। मैं भी उन लोगों में से एक था जिसको वो एक्विटी मिली। और आई थिंक हम लोग प्रिविलेज थे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, इस सब के हिसाब से भी कि अब हमारे पास कुछ टाइम है जिसके अंदर हम अपना कैपिटल डिप्लॉय करके पायलट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और जब हमें एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाए तब हम फंड रेजिंग प्रोसेस के लिए चले जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग फंड रेजिंग प्रोसेस के लिए गए और फर्स्ट टाइम फाउंडर थे, फंड रेजिंग पहले कभी की नहीं। उस टाइम पे हमें जो फ़ायदा मिला वो ये मिला कि करीम के बहुत सारे लोगों ने करीम माफिया भी कहना शुरू कर दिया। जैसे पेपल माफिया, यूएसए के अंदर लोगों ने कहा कि उन्होंने जाके कंपनीज बनाई पेपल से निकल के, तो लोग करीम माफिया भी इस रीजन में कहने लग गए। तो बहुत सारे फाउंडर्स थे जो उस टाइम मार्केट के अंदर जाके फंड रेजिंग कर रहे थे, जिन्होंने पहले भी ज़िंदगी में की, दोबारा कर रहे थे। करीम के जो फाउंडर्स थे उनके थ्रू इंट्रोडक्शंस हुई, जो वहाँ पे करीम के सीनियर डायरेक्टर्स थे, एमडीज से, जितने भी हमारे इर्द लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया, उन लोगों ने सबसे पहले उनकी कन्विक्शन थी, उन्होंने एंजल टिकट लिखा, उन्होंने इंट्रोडक्शंस करवाया। जिन लोगों का ये पहले एक्सपीरियंस था उन लोगों ने गाइड किया, हम लोगों ने पढ़ा, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, जो सारे प्रोसेस से गुजर रहे थे उनके साथ ज़्यादा जुड़ गए। सो वो भी एक पूरी जर्नी थी। ऐसा नहीं था कि सरमद उठा और अगले दिन सरमद ने कहा जुनेद भाई आएँ ज़रा फंड रेजिंग करते हैं, और फंड रेजिंग हो गई। और इतना मुश्किल भी नहीं था। जब आप प्रोसेस से गुजरते हैं, जब आप उन लोगों के साथ से सराउंडेड होते हैं जिन लोगों ने एक्सपीरियंस लिया होता है, तो आपके लिए वो प्रोसेस थोड़ा आसान इस लिहाज से हो जाता है कि आप प्रिपेयर्ड जाते हो। आपको पता होता है कि मैंने क्या चीज़ बतानी है, मेरे मॉडल के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ कि कोई बंदा मेरे पे बेट ले लेगा। क्योंकि जो वीसीज होते हैं स्टेज पे वो फाउंडर्स पे बेट लेते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी सबको पता है, मैं कहूँ ये अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐप बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। इससे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि वो किस बंदे पे बेट कर रहे हैं। शुरू में तो आपके पास 2 या 3 फाउंडर्स हैं। सो आई थिंक उस केस में ये ब्लेसिंग थी कि जो 2 मेरे फाउंडर्स थे, रज़ा और हैदर, उन लोगों के आने से जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट डेवलप हुआ, जो हमें एक लीडरशिप बेंच चाहिए था, जो को फाउंडर्स के अंदर हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट चाहिए था उस मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आई थिंक इस कॉम्बिनेशन पे जाके हम लोगों ने मार्केट के अंदर ट्राई किया। और फंड रेजिंग तो बाय द वे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई सक्सेस नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं इतना रेज़ कर लिया, यार मैंने कोई अपनी ज़ात के लिए रेज़ नहीं किया, या जिन लोगों ने रेज़ किया कोई ज़ात के लिए रेज़ नहीं किया। एक प्रोसेस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरमद के ऊपर ज़िंदगी में बहुत थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और हर टाइम के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अभी आपने जो बात की ना, ये ट्रकर्स, ये बेचारे ट्रकों के नीचे सो रहे होते हैं। सो आई लिव क्लोज टू पोर्ट, तो वहाँ पे वो ऑयल रिफाइनरी
में जो ऑयल जाता है, जो बाहर से आता है, वो फिर ट्रकर लोड करके उसको लेके जाते हैं। मैं उनको रोज़ाना देखता हूँ, उनकी यही रूटीन है। वो गेट नहीं खोल रहे होते, वो पूरी रात बेचारे खड़े हॉर्न बजा रहे होते हैं। उससे फिर मेरी नींद ख़राब हो रही होती है। तो नीचे देखता हूँ पूरी लाइन लगी हुई होती है। वही आपकी वाली बात कि लोडिंग अनलोडिंग में जो है घंटों लगते हैं। फिर वो सुबह उठ के देखता हूँ तो कोई ट्रक के नीचे सो रहा होता है, कोई बेचारा, उसके बाद वॉशरूम अवेलेबल नहीं होता, कोई बेचारा और खाने के लिए वो फिर बड़े उनको बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। इट्स ग्रेट दैट यू आइडेंटिफाइड दैट प्रॉब्लम। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम सबकी ज़िंदगियां जो हैं डिपेंडेंट हैं इन ड्राइवर्स के ऊपर। मतलब अगर ये गुड्स लाना ले जाना बंद कर दे, हमें सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। और इन्हीं की ज़िंदगी जो है ये मतलब लाइक देर लाइक लिटरली एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। इट्स वेरी सैड। अच्छा, ये जो भी आपने पूरी जर्नी बताई, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। काफ़ी सारे बच्चे सुन रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे जो, एंड स्टार्टअप इज़ अ बज़वर्ड एज यू नो, और सबको ज़ाहिर है दे एस्पायर, दे लुक एट सक्सेस स्टोरीज और वो बड़ा एस्पायर करते हैं। आप ज़रा फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, ठीक है नॉट एवरीवन विल बी गोइंग इनटू लॉजिस्टिक्स बिजनेस या सप्लाई चेन वाली बिजनेस में, बट एक जनरल जो प्रैक्टिस होती है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ग्रेट आइडिया, राइट, पर आपको पिच करना है एक ट्रक वाले को, ठीक है, एक आम ट्रांसपोर्टर को, ठीक है, आप सलागंग में वहाँ पे आपके फादर के जान पहचान के लोग होंगे, आपने बुला लिया होगा, वो तो एक है। लेकिन एक आम आदमी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रकर फैमिली से नहीं होते या ट्रांसपोर्ट फैमिली से नहीं होते, तो आपके पास आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, आपकी टैबलेट पे एक फैंसी सी आपकी हर चीज़ ओके है, मगर वो एक ट्रकर वो लैंग्वेज ना बोलता है ना वो समझता है, और उसके लिए बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है। तो ये जो स्टेज होती है, जैसे करीम था लेट से 10 साल पहले, किसी ना किसी स्टेज पे तो उनको लेके गए होंगे ना टैक्सी वालों के पास या रिक्शे वालों के पास या आम ड्राइवर के पास कि ये इस तरह करना है। हाउ डिफिकल्ट इज दैट किसी को एक्सप्लेन करना, वो भी ना कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे वैसे ही समझ बूझ थोड़ी सी लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम होती है, एजुकेशन इतनी नहीं है, और टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा घबराते हैं, कंप्यूटर से डरते हैं, कागज़ वाले। तो ये वाली स्टेज जो है, ये जर्नी ज़रा शेयर करें ऑडियंस के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त आपने चीज़ पूछी है, और इसको मैं करीम को ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन अगेन मैं उस प्रोसेस की तरफ लेके जाऊँगा जिस प्रोसेस से आप गुजरे होते हो, सीखे होते हो, और आपने कुछ सक्सेस देखा होता है। जो ट्रकर है ना, इसको कम्युनिटी के अंदर इसकी जो फैमिली है उसको अगर एसोसिएट करने की कोशिश करें, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो मोस्टली गांव छोटे इन इलाकों से होते हैं, रिक्शे वाला ज़्यादातर शहरों में रह रहा है। उनकी जिस तरह के फैमिलीज होती हैं और जैसे थिंकिंग होती है, नॉर्मली इनकी भी उस तरह से करके होती है। अगेन रिक्शे वाला थोड़ा सा ज़्यादा कमा लेता है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस भी शहर में ज़्यादा होते हैं, रेंट ज़्यादा, ये सब ज़्यादा। सो हम लोगों ने रिक्शा मार्केट के अंदर ये सब किया। सो आपको इसके लिए करना ही होता है कि पहली बात तो ये, जैसे हमारी ऐप है वो इस टाइम डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अभी हमारी ऐप उर्दू के अंदर, हम लोग उसको पंजाबी पश्तो के अंदर हम लोगों ने पायलट किया और उसको स्केल पे जाके हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। सो हमारी ऐप डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। उसके ऐप के अंदर जितने स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो लैंग्वेज नहीं है जो अमेरिका में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, जो इस इंडस्ट्री में किताबों में यूज़ किया जाता है। वो लफ्ज़ है जो एक आम अड्डे वाला इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक माल लेके जाना है कराची से लेकर लाहौर तक, तो कराची ता लाहौर, वज़न इतना, फिर एक टर्म उनकी यूज़ होती है कि ये लोडिंग रातों रात है, दिन रात है, जो आप कह रहे थे कि ट्रक के नीचे लेटा हुआ बंदा उसको टाइम नहीं मिल रहा, और अगेन वो भी उनकी ज़िंदगी का 20% टाइम लोडिंग और अनलोडिंग पे होता है, जस्ट टू लाइक पुट इट आउट हियर। एक बंदे के 20% ज़िंदगी का टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ उस वजह से लोडिंग अनलोडिंग को सॉल्व ना करके, कोऑर्डिनेशन, छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी आप अगर ऐप को लैंग्वेजेस में करेंगे, 1, नंबर 2, आपने कम्युनिटी के लीडर्स उठाने। सरमद तो हर जगह जाके ये लैंग्वेज नहीं बोल सकेगा। जुनेद भाई ने ये सब करना है तो क्या जुनेद भाई सोचें कि मैं सरमद की तरह उस घर में पैदा हूँ, फिर मैं ऐसे ज़िंदगी गुजारूँ, फिर आगे जी मैं तो ये स्टार्टअप कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मतलब जुनेद भाई की अपनी स्किल सेट होगी, वो एक मॉडल अपनी सारी मैपिंग करेंगे, सेंस बनाता होगा, उस मार्केट के अंदर जाएंगे, सारी कैपेबिलिटी सब कुछ होगा, वो टिक मार्क्स होंगे। लेकिन जुनेद भाई को इस मार्केट के अंदर जाने के लिए जुनेद भाई कम्युनिटी लीडर्स तो ऑनबोर्ड कर सकते हैं, जिनको जुनेद भाई अपने ऐप के ऊपर ट्रेन करेंगे, ये बताएंगे कि दुनिया में ट्रेनिंग देने का ढंग क्या है, उस स्ट्रक्चर में डालेंगे। उस स्ट्रक्चर के अंदर ज़बान जो जुनेद भाई कम्युनिटी लीडर ऑनबोर्ड करेंगे, वो ज़बान अपनी ही बोल रहा होगा, उस ज़बान में समझा रहा होगा। आप स्लाइड्स वैसे बनाएंगे, इन्वायरमेंट उनके लिए वैसे बनाएंगे,
फिर उस सारी ट्रेनिंग प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो उसके बाद उनके टेस्ट होंगे। वो टेस्ट इस तरह के नहीं होते लगे हुए पेपर हो रहा है, वो टेस्ट बड़े इंटरैक्टिव किस्म के होता है कि भाई ये कर लिया, ये पॉइंट्स हम लोगों ने करीम के अंदर ये सारे अपने ऑन बोर्डिंग हम लोगों ने चैनल सेटअप किए हुए थे जिसके अंदर ये ट्रेनिंग्स होती थी, फिर उसके बाद टेस्ट होते थे। फिर हम लोग देखते थे कि पहले 50 ट्रिप ये ड्राइवर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और हमारा कॉल सेंटर बैकएंड पे होता था। तो पहले ट्रिप पे देखा कि रेटिंग बुरी आई, कॉल कर लिया गया रीट्रेनिंग के लिए आ जाओ। कुछ रीट्रेनिंग फ़ोन्स पे होती थी, कुछ दोबारा हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देते थे, उनको अपने ऑफिसेज में बुलाते थे, उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे बुलाते थे, ट्रेन करते थे। सो ये ट्रेनिंग का रीट्रेनिंग का प्रोसेस, कम्युनिटी लीडर्स का होना, वो कंटेंट डेवलप करना जो उस मार्केट के लिए। फिर जब उसके बाद आप उन्हें ट्रैक करते हैं कि जैसे हमारे केस में हम पहले 5 ट्रिप्स पे ट्रैक कर रहे होते हैं, उनको कॉल्स जा रही होती हैं, इस प्रोसेस से जब उन्हें गुजारते हैं तो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो एक बंदा तैयार हो जाता है। ये एक नई मार्केट के अंदर डिस्रप्शन ऐसे शुरू होती है। जुनेद भाई के पास पहला प्रूफ नहीं था कि एक ट्रकर ये कैसे इस्तेमाल करेगा। जब पहले ट्रकर ने वो ऐप इस्तेमाल कर ली, उस जर्नी से गुजर गया, अब जुनेद भाई के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे इस सब को वो स्केल कर सकते हैं। पंजाब में गए तो पंजाबी बोलने वाले, सिंध में गए सिंधी बोलने वाले, बलोचिस्तान में गए बलोची बोलने वाले, KPA में गए तो वहाँ पे पश्तो बोलने वाले। और फिर इसमें मज़ीद खूबसूरती है जिस एरिया में जा रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं, वहाँ जिस तरह से पश्तो का स्टाइल है उस तरह के लोग रखना। तो आई थिंक स्केल पे जाके आप ये सब सॉल्व कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह वो टाइम आएगा जब आप देख रहे होंगे कि इंसानों की जगह वीडियोस से रिप्लेस हो जाएंगे, और आप तो वैसे ही उस दुनिया में हैं जहाँ पे आपका सारा कंटेंट ऐसे ही है कि आप खुद बोलते हैं कि बस मोबाइल के ऊपर जब तक उंगली चल रही है तो तब तक मेरा कंटेंट देख रहा है, किसी सेकंड भी रुक सकता है। तो उस लेवल ऑफ एंगेजमेंट पे ये मार्केट भी जाएगी। टिकटॉक ने सब कुछ दिखाया, तो आई थिंक वहाँ पे हम लोग मज़ीद जाएंगे। बट यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए और एक डिसेंट तरीका ये स्टार्ट करने के लिए, और ये वही एक्सपीरियंस है कि अगर आप इसको प्लान करें तो एक बंदे से एक छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे आप स्केल करते हैं उसके हिसाब से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली जहाँ की उधर आप चीज़ें पिक करेंगे और वैसे सॉल्व करेंगे, और वैसा कंटेंट उस इंडस्ट्री के लिए वैसे लोग ला रहे होंगे। सभी आपने टिकटॉक की बात की ना, तो द रीज़न बिहाइंड इट्स सक्सेस इज़ कि उसमें सर्च कुछ नहीं करना पड़ता। तो वो जो आपका एक आम पाकिस्तानी है जो कि पढ़ा लिखा गालिबन नहीं है, तो उसने सिर्फ एक बटन दबाना है और उसने सिर्फ अंगूठा चलाना है। क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत यूट्यूब की रिक्वायरमेंट थी या फेसबुक की रिक्वायरमेंट थी कि यू हैव टू टाइप इन समथिंग इन ऑर्डर टू वॉच समथिंग, अब वो भी ख़त्म हो गई। टिकटॉक ने वो भी ख़त्म कर दी। तो अब वो जितना उस लेवल पे जाके सोचेंगे कि यार एक आम आदमी है, एक बिल्कुल ही ऐसा बंदा जो कि ऑपरेट ना कर पाए, उसके पास स्मार्टफोन है ठीक है, लेकिन वो उसको बेसिक ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे बिल्डिंग में देयर इज दिस किसी एक अपार्टमेंट का एक हाउस हेल्प है, उससे अक्सर सलाम दो होती रहती, कभी लिफ्ट में दिख जाता है, अच्छा सा बच्चा है। उसने एक दिन बोला आपका नंबर मुझे चाहिए। मैंने बोला चलो लिख लो। अब उसने नंबर डायल किया, अब मैंने देखा वो सेव कर रहे हैं 4 एक्सक्लेमेशन पॉइंट, फिर 3 क्वेश्चन मार्क, फिर डॉट डॉट डॉट। मैंने बोला ये क्या? उसने बोला मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मैंने हाउ डू यू डिफरेंस, मैंने तो तुम नंबर ऐसे सेव करते हो? कह रहा हाँ, उसकी मैंने फ़ोन बुक देखी ऐसी ही थी, मुझे लगा वो इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स में बात कर रहा है। तो मैंने तुम्हें याद कैसे रहता है? उसने मुझे बताया कि देखो ये जो क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहे हैं ना, ये मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, और जो मतलब उसने पूरी कोडिंग की हुई थी अपनी दुनिया में रह के। कह रहे मुझे पता है इसमें मेरे फलाने मामू का कौन सा है, फलाने मामू का। आई वॉज लाइक ब्लोन अवे कि यार ये कैसी फोन बुक है। तो दे केम डाउन टू द मतलब टिकटॉक ने जो है उस पॉइंट पे आके सोचा कि यार हमें बिल्कुल इतनी यूजर फ्रेंडली बनाई कि आपको कुछ करना ही ना पड़े, आपने सिर्फ बटन दबाना है और अंगूठा चलाना है। खैर सो ये तो आपने बताई बात की, कंटेंट की बात हो गई और जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं ऑल। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि फॉर एग्जांपल टेक मी थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर कंपनी बिकॉज इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग आइडिया। हम उबर करीम हमें चाहिए होती है, हम सीधा बटन दबाते हैं जी, वो आ जाता है रेडियस में और हम लोकेशन डाल देते हैं। तो इसमें लाइक फैक्ट्री वाले अमूमन जो प्रैक्टिस रही है, क्योंकि मेरा भी बड़ा ब्रीफ सा ताल्लुक रहा है सप्लाई चेन का, और ये जो आप लोडिंग अनलोडिंग वाली बात बता रहे हैं ये वाकई बहुत बड़ा। हमारे सारे ट्रकर हमसे शिकायत ये करते थे कि आपने लाइनअप नहीं किया हुआ था कि एक ट्रक इतने बजे आ रहा है, तो दूसरा उन्होंने उतारने लग गया, वो कह रहे जी मजदूर मैं नहीं दे रहा, लेबर मेरी वहाँ लगी है, तुम 4 घंटे खड़े रहो, अलैन की गर्मी में, अबू धाबी की गर्मी में ड्राइवर वहाँ खड़ा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है।
तो अमूमन क्या होता है, कंपनीज ने लाइनअप किए हुए होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टर उनके पैनल पे होते हैं, वो फ़ोन करते हैं, गाड़ी आ जाती है। तो ऐसी क्या सिचुएशन है फॉर अ फैक्ट्री, ये ज़ाहिर है काफ़ी सारे फैक्ट्री ओनर्स भी सुन रहे होंगे या जो काम करते हैं, कि वो दे हैव टू गो टू योर ऐप एंड लाइक लुक फॉर अ ड्राइवर, एंड देन फिर वो ट्रस्ट फैक्टर वाली बात भी ज़ाहिर है एक आती है। अगर मैं करोड़ों का माल डाल रहा हूँ किसी एक ट्रक पे, जो कि करीब में तो ये होता है चलो मैं बैठ गया, खैर मुझसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ तो नहीं है इस दिन ज़िंदगी में, बट एटलीस्ट यू नो, अब आप माल भेज रहे हो, अब उस पर तो ये होता है ना करीम में कि, सॉरी मैं बड़ा लंबा कर रहा हूँ सवाल, उसमें तो ये होता है ना मैं क्लिफ्टन से बैठा, मैं गुलशन इकबाल उतर गया, दिस इज लाइक वी टॉकिंग फैसलाबाद से माल करोड़ों का उठाया और कराची में देना है, ठीक है, एंड लाइक अ रैंडम ट्रकर इज शोइंग अप, हाउ डू यू डील विद दैट, मतलब ये इसको ओवरकम कैसे किया, इस कंसर्न को? अच्छा, पहले तो मैं जुनेद भाई उस पर आई थिंक जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करने की एग्जांपल दी, आई थिंक कमाल इस तरह के लोग ज़िंदगी में इस इंडस्ट्री के अंदर मिले, और ये वो चीज़ें बताती हैं कि लोगों के अंदर पोटेंशियल कितना है, ये कोरिलेशन डेवलप करना। आप सोचें एक आम आदमी उसका एल्गोरिथम कैसे रन कर रहा है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। और अगेन ये हमें इनकरेज करता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे डिसिप्लिन रह सकते हैं, और ऐसे टूल्स बनाएं जो इन बंदों के लिए ऑपरेट करे, जो इन लोगों को इनकरेज करे, इनके दिमाग से निचोड़ के लाए वो कोरिलेशंस, और आप लोग कमाल कर जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। आपको मैं ओवरऑल एक जर्नी से गुजारता हूँ, और मेरे ख्याल में हम रोल प्ले कर लेते हैं कि जुनेद भाई PNG के लॉजिस्टिक मैनेजर हैं, और मैं अगेन शलवार कमीज़ में एक ट्रकर हूँ, उसी इलाके का हूँ, तो मुझे और भी मज़ा आता है ट्रकर का रोल प्ले करने। तो जुनेद भाई के साथ हमारा सबसे पहले इंटरेक्शन ऐसे होगा कि हमारे सेल्स के लोग, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए होंगे कि इन राउट्स के ऊपर हमारी सप्लाई की कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं। ओके, इन कमोडिटीज़ को हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि उन कमोडिटीज़ के अंदर भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंटेनराइज्ड है, उसके अंदर अगर आपके पास कुछ कोल्ड स्टोरेज वाली चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना कई जगहों पे नहीं किया होता, पेरिशेबल आइटम होते हैं, बिल्कुल उस तरह के कमोडिटीज़ डिफरेंट हैं, उनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें आपने उनको मूव करना होता है। हम लोगों को पता है कि हम लोग किस में स्पेशलाइज करते हैं, किस में कैपेबिलिटीज़ बिल्ड की हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे सेल्स के लोग उन इंडस्ट्रीज़ के उनके अकाउंट्स के पास जाके अपनी सेल्स पिच देते हैं कि यार ये हमारी ऐप है, हमारे पास इतने ट्रकर्स एग्जिस्ट करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये हमारा पूरा प्रोसेस है, ऐसे अकाउंट मैनेजमेंट देते हैं, ये सारा प्रोसेस सेल्स साइकिल गुजरता है। हमने कस्टमर ऑन बोर्ड कर लिया, जब कस्टमर ऑन बोर्ड कर लिया, अब मुझे रोज़ाना डिमांड देनी है जुनेद भाई ने, जो उनके लॉजिस्टिक मैनेजर हैं। जुनेद भाई ने अब डिमांड जब प्लेस की एक नॉर्मल मार्केट में, तो जुनेद भाई क्या करते हैं, वो उन्होंने कंपनी ने PNG ने 4 कॉन्ट्रैक्टर्स, 6 कॉन्ट्रैक्टर, नंबर 4 से 10 तक वेरी करता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हुए। अब आप उनको फ़ोन कॉल करेंगे, क्या ये मेरे पास डिमांड है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा है जिसके पास पैसा है और कनेक्शन है, जिसने PNG के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसके बाद अपनी ज़ाती गाड़ियाँ नहीं हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्टर आगे फर्दर 4 अड्डा ओनर के साथ कनेक्टेड होता है। अड्डा ओनर कौन है? जो डिमांड को एग्रीगेट कर रहा होता है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ क्रेडिट को कैश में कन्वर्ट कर रहा है कि PNG उसे 60 दिनों बाद पेमेंट करेगी, कॉन्ट्रैक्टर अड्डे वाले को फ़ौरन पेमेंट कर देगा, और कॉन्ट्रैक्टर 60 दिनों बाद इन्वॉइस करेगा। उसके पास पैसा है, पैसे से पैसा बना रहा है, और कनेक्शन है उसने, क्योंकि पैसे वाला है, कनेक्शन नेचुरली होगा तो वो ऑन बोर्ड कर रहा है। ये कन्वेंशनल मार्केट के अंदर इस सारे स्टेक होल्डर्स इस वजह से गुजार रहा हूँ कि जब ट्रक इट इन आए तो आपको पता चल जाए कि कैसे कनेक्ट कर रहा है। इस जर्नी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने अड्डे वाले को कहा, अब 4 कॉन्ट्रैक्टर्स ने मल्टीपल अपने 4 अड्डे वालों को इंगेज किया। नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस रीच समझाना चाह रहा हूँ। उधर से हर अड्डे वाले ने आगे 4 से 5 ब्रोकर्स पकड़े होते हैं एक स्पेसिफिक राउट पे। ब्रोकर कौन होता है? सप्लाई का एग्रीगेटर। सप्लाई का एग्रीगेटर कैसे? जुनेद भाई ने एक पत्तों की के अंदर ड्राइवर्स देखे हैं, उस गांव के, उस शहर के 100 ड्राइवर्स हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में काम करना है। उनके पास बिजनेस डेवलपमेंट, अपनी सेल्स करने की एबिलिटी नहीं है, पैसा उनके पास है नहीं कि उधार पे काम कर सके। उनकी गाड़ी ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पे है, और उसकी इंस्टॉलमेंट अगर आप करोड़ की गाड़ी है तो महीने की आपकी 2-2.5 लाख इंस्टॉलमेंट होगी। तो उन्होंने पूरा दिन मार खा के काम करना है। उस सारी सिचुएशन में आपको ये सारे स्टेक होल्डर्स मिल गए। दरमियान में एक मुंशी होता है जो डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट्स का सारा हैंड ओवर और रिकन्सिलिएशन ये सब कर रहा होता है। अब हर स्टेक होल्डर ने अपना एक काम पकड़ा हुआ है, हर किसी की लिमिटेड रीच है, हर कोई फ़ोन पे ऑपरेट कर रहा है और मेंटल नोट्स पे ऑपरेट कर रहा है। इंडस्ट्री इतनी कम्प्लेक्स, रीच लिमिटेड, होगा ये कि पूरी मार्केट के अंदर
कैसे एक्यूरेट मैचिंग हो सकती है। एग्जाम्पल लें, करीम के अंदर जब पहले टैक्सी होती थी इस्लामाबाद के अंदर, आप गाड़ी ढूंढ रहे होते थे F11 के मेन रोड पे, और गाड़ी घूम रही होती थी पीछे G11 के उस रोड पे। अब वो पेट्रोल ज़ाया करके आपको ढूंढ रहा है, आप बार बार धूप पे रुके हुए पैसे निगोशिएट करो, उसको ढूंढ रहे हो। आखिर में जब दोनों मैच करोगे प्राइस हायर होगी, घंटे भी ज़ाया, आपका टाइम ज़ाया हो गया, पैसे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी ये पूरी इंडस्ट्री, इस स्टेक होल्डर डायग्राम अगर मैं उसको बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसे दिख रही है आजकल की मार्केट में। अब ट्रकेटिन क्या करता है? ट्रकेटिन ये करता है कि उसने एक शिपर प्लेटफॉर्म बनाया जो PNG को जाके दे दिया, जो जुनेद भाई को दे दिया। जुनेद भाई उस पे जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे। जुनेद भाई के पास पूरा पोर्टल है जो कि आइकोनोग्राफिक वर्जन है, जहाँ पे आप बड़ा इंटरैक्टिव है, ताकि आप 5 मिनट में डिटेल्स एंटर ना कर रहे हो, जितनी स्पीड से आप बात कर सकते हैं उससे ज़्यादा आसानी से आप उधर ऑर्डर प्लेस कर सकें, ताकि जुनेद भाई हमेशा ये ना कहें कि यार कॉल करके बता देता हूँ, वही ज़्यादा आसान था। तो वो शिपर पोर्टल है, वहाँ से ऑर्डर प्लेस हो गया। अब वो ऑर्डर डायरेक्टली जाता है हमारी सप्लाई साइड पे। कई जगहों पे ट्रकर हैं, कई जगहों पे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे एग्रीगेटर सप्लाई साइड पर होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। अब ट्रकर के पास जब ये ऑर्डर गया तो मल्टीपल ट्रकर्स बिड करेंगे उस डिमांड के ऊपर, उसमें से जुनेद भाई सबसे लोएस्ट बिड पिक कर लेंगे, तो जुनेद भाई के पास चॉइस आ गई। अब ड्राइवर्स कौन से हैं? जो सारे प्री वेटेड ड्राइवर हैं, जो सारे ट्रेनिंग प्रोसेस से गए, जो आपको बताया, फिर उनकी वेरिफिकेशन हुई कि भाई ये कहाँ रहता है, रेफरेंस चेक हुई, सब कुछ हो गया, इससे पहले इसने कितना काम किया, कहाँ काम हुआ, कोई चोरी कोई भी ऐसी चीज़ इस पर प्रूवन है या नहीं। तो सारे प्रोसेस से गुजार के वो बंदा आया होता है। तो अब लोएस्ट बिड आपने चेक की, अब उसके बाद जिसकी लोएस्ट बिड थी उसको पता चल गया कि मुझे ऑर्डर मिल गया, वो लोडिंग पॉइंट पे चला जाएगा, वहाँ पे लोडिंग होगा। जब लोडिंग पॉइंट पे जा रहा है तो लोडिंग पे पहले ही किसी को पता चल गया कि अभी ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये है कि इतने टाइम में पहुँच जाएगा। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट, वो वेटिंग टाइम, वो सब सॉल्व हो गए। अगर ट्रकर को इंतज़ार करना पड़ रहा है तो अब वहाँ पे कुछ चार्जेस हैं जो चार्ज कर सकते हो, जैसे बहुत सारे केसेस में डिटेंशन डैमरेज चार्जेस होते हैं जो शिपर को चार्ज होते हैं। अब वो सही से कैलकुलेट हो सकते हैं। वहाँ से निकला पूरी जर्नी की आपके पास ट्रैकिंग है, किस टाइम किधर है। इससे पहले आपको नहीं पता होता था कि 3 दिन की जर्नी में एक 8 से 10 मिलियन का एसेट है, उसके ऊपर जो लोडेड आपकी कमोडिटीज़ हैं वो 8 से 10 मिलियन की हैं, और वो नहीं पता कहाँ पे हैं। इमेजिन करें ये इकॉनमी आपकी सारी या आपकी कमोडिटीज़ ऐसे मूव कर रही हैं, वो भी पता है। अनलोडिंग पे गया, अगेन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, वहाँ पे अनलोडिंग हुई, वहाँ पे भी टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो चार्जेस चार्ज हो जाएंगे, शिपर को, ट्रकर को एडिशनल मिल जाएंगे। उसे पता है मेरे टाइम का मुझे मुआवजा मिल रहा है अगर मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये सब कैलकुलेशन, आखिर मेरी कंसिलिएशन होती है। फिर इन्वॉइसिंग जो सारी पहले कच्ची पर्चियाँ, ये सब कुछ चल रहा होता, दिमागों में था, व्हाट्सएप पे था। इतने स्टेक होल्डर्स, और फिर उस सब स्टेक होल्डर्स के साथ पैसा और डॉक्यूमेंटेशन हर स्टेज पे इन्वॉल्व है। तो इमेजिन कर एक काम हो रहा है, बिल्कुल, और 25 से 30 बंदे बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लॉजिस्टिक मैनेजर, ये गेट कीपर, यहाँ से गेट इन हुआ, ये गेट आउट हुआ, ये टाइम, वो टाइम, इस सब मैनेजमेंट के अंदर ये इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है। सडनली आपने कहा कि यार इन दो को कनेक्ट कर दें, इंडस्ट्री तो कम्प्लेक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि ऊबर फॉर ट्रकिंग कॉन्सेप्ट के लिए, करीम फॉर ट्रकिंग कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे सारे कागजात आ गए जिनको हमने डिजिटाइज़ किया है। यहाँ पे वो सारी पेमेंट्स आ गई जो कॉन्ट्रैक्टर दे रहा था। हम लोगों ने फिनटेक कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप्स की, बैंक के साथ की, जहाँ पे वो एडवांस पेमेंट्स दे देते हैं अगेंस्ट सर्टेन कोलैटरल। अब अक्सर ट्रकर जो डायरेक्टली किसी के साथ काम नहीं कर सकता था, हम उसकी बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज कर रहे हैं, हम उसे एडवांस पेमेंट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू थर्ड पार्टी पार्टनरशिप्स और इंटीग्रेशंस। फिर उसको पता है कि आज उसके पास वो जो अनयूटिलाइज्ड उसका एसेट था, जो उसका डाउन टाइम था, जिस टाइम पे वो घर जा सकता था, वो सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि तब्दीली आ चुकी, कि सब कुछ हो गया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो जो एक पहला बीज बो दिया, वो हो रहा है कि उनके बच्चों के लिए महीने के 7-8 हज़ार रुपये एडिशनल कमाना शुरू हो गए। 3 महीने में एक दफ़ा एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में भेज देंगे, कुछ एडिशनल वो कमा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए एडिशनल किताब ले लेंगे, शायद प्राइवेट ट्यूशन 500,000-1500 की उस गाँव में भेज दें। तो इस तरह की चीज़ें उनकी ज़िंदगियों में तब्दील होना शुरू हो गई हैं। और स्केल पे जाके ये तो एक मैं बता रहा हूँ कि एडिशनल टाइम जो उनका बचा या उन पैसे कमाए, उस सबके साथ जो असल गेम चेंजिंग है वो ये है कि हम लोग वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि पार्टनरशिप्स कर रहे हैं ऐसे स्कूल्स के साथ जहाँ पे इनको एक प्रोसेस से गुजारें और स्कॉलरशिप मिलें। फिर ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस की हम लोगों ने कुछ पार्टनरशिप्स की, इन राइड इंश्योरेंस, किसी एक्सीडेंट की सूरत में, परमानेंट डिसेबिलिटी की सूरत में कुछ इन्हें हम एक कुछ पे आउट मिल सके, कुछ मंथली मिल सके। तो इस तरह के कुछ प्लान्स हैं जो ऑब्वियसली हम लोग स्केल पे
खुद नहीं कर सकते, पार्टनरशिप्स के थ्रू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्केल इंशाल्लाह अभी टाइम है, उस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो एकदम चले गए, और उसकी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा, ना सिर्फ जो बच्चे ऑलरेडी स्टार्टअप में हैं, बिल्ड कर रहे हैं, या वो जो अभी सोच रहे थे, बट ऑल्सो जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली, वो भी तो देखते ही होंगे ना कि अचानक अगर यहाँ से एयरलिफ्ट भी चला गया, वावा कार्स भी चला गया, और साथ में स्विवल भी चला गया, और ये वो हैं जिनकी अच्छी खासी फंडिंग हुई थी, एंड आई एम लाइक द लिमिट, द मिनिमम फंडिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज $50 million। एयरलिफ्ट की ज़्यादा थी, एयरलिफ्ट की ज़्यादा थी, मिनिमम कह रहा हूँ। वावा की 50 थी, एयरलिफ्ट की 80 थी, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, स्विवल की भी समवेयर अलॉन्ग दोज लाइन्स। तो हाउ डू यू डील विद दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? डू यू थिंक कि जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप से जैसे आपका है, जो सर्वाइव कर रहे हैं इस इकोनॉमी में भी, उनको डैमेजिंग हो, एंड हाउ डू वी रिकूपरेट फ्रॉम दिस? ब्रिलियंट क्वेश्चन। और इसी सिचुएशन में हम लोग हैं, न्यू रियलिटी है। पहली चीज़ तो ये कि फंड रेजिंग को, जो ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए भी, कि फंड रेजिंग को डायरेक्टली आप सक्सेस के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, जो मैंने शुरू में भी बोला। एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मल्टीपल फंडिंग राउंड्स कर लेना या एक सर्टेन साइज ऑफ फंड रेजिंग कर लेना कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग कर ले, ये सक्सेस गारंटी नहीं करता। उसका मतलब ये होता है कि आप एक सर्टेन स्केल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ऑपरेट करने के लिए आपको अगले 18 से 24 महीनों के लिए इतना कैपिटल चाहिए जो आप रेज कर रहे हैं। तो आपने उस स्केल को हिट कर लिया, लेकिन उस स्केल पे हिट करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। सही। यहाँ पे मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँगा, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्केल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो बेसिक चीज़ें जो जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, वो चीज़ें कर रही हैं। और गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व इसी तरह से करके स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनीज, यहाँ से ही आ रहा होता है, आपकी जितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन सबके थ्रू हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप वो फंडामेंटल्स जो उस इंडस्ट्री के लिए, जो उन प्रॉब्लम्स के लिए चाहिए, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं, उन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिन ब दिन आप सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। सो ये सेकंड बात है। थर्ड जो थी कि ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखें कि लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं या मोराल कैसा है, सो लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल गई। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम कहते हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि एक टाइम पे मार्केट के अंदर क्यों कैपिटल आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि T20 के मैच के अंदर आप जाके टेस्ट वाली इनिंग्स नहीं खेलेंगे, सही है, और टेस्ट मैच के अंदर आप T20 की इनिंग्स नहीं खेलेंगे। अगर आप ये खेलेंगे तो आप एक फॉर्मेट के रह जाएंगे, दूसरे के नहीं रहेंगे। जिस तरह की अनसर्टेनिटीज़ में, और जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न अभी है, और जिस तरह की आपको पता है कि दुनिया में ये सारे ये स्विंग आप देखते रहते हैं कि अभी मार्केट बुलिश है, अभी बेरिश हो गई, ये सारे ट्रेंड्स आप देखते रहते हैं, और ये मार्केट के अंदर चेंज होते रहते हैं। आज मार्केट अगर नीचे गई हुई है तो क्या मार्केट ऊपर आएगी। उन्हीं सारे ट्रेंड्स को देखते वक्त मुझे इस मार्केट के अंदर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि यार ये वो टाइम है जहाँ पे जैसे वो टेस्ट मैच के अंदर आप नर्व्स को बिल्ड करते हैं, अपने फंडामेंटल्स को सॉल्व करते हैं, मैटर नहीं करता वहाँ पे कि यार बस भी कुछ भी घुमा दी, टेक्निक को देखते हैं, कंडीशंस के हिसाब से खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, तो आप अपनी एनर्जी, अपनी हर चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं उस सारे एनवायरनमेंट के अंदर, और आप किसी सेशन, किसी मोमेंट को जान ही नहीं देते कि टाइम फ्रेम लंबा है लेकिन एक सेशन आपको पूरा मैच हरा देगा। तो एग्जैक्टली उस केस में अगर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को देखें, मैं क्रिकेट फनाटिक हूँ ऑब्वियसली, उसकी कॉनोटेशन बहुत ज़्यादा इंटरनली एक्सटर्नली यूज़ करता हूँ, उसी लिहाज से करके पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ऐसे ही चेंज होगी। आप पे जितना किसी का रिस्पॉन्स टू चेंज जितना अच्छा होगा, बेहतर होगा, कोई जल्दी कर रहा होगा, वो इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपने माइंडसेट को चेंज करना होता है कि यार मार्केट बदल गई है। क्या आज ट्रकेट इनके पास जो पैसा है, जो पाकिस्तान के 40-50 और स्टार्टअप्स के पास है, क्या कभी उनके पास था? क्या कभी पाकिस्तान के अंदर इतने स्मार्ट लोग, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, इतने एनर्जी वाले लोग,
इस एनवायरनमेंट के अंदर थे जहाँ पे इतनी एम्पावरमेंट थी, जहाँ गलती करने की गुंजाइश थी, जहाँ पे आपको इतने चांसेस मिल रहे हैं कि जाके एक्सपेरिमेंट करें, चीज़ों को सॉल्व करें। इस माइंडसेट के साथ लोग अपनी सारी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं। तो अगर लोग इसको ब्लेसिंग समझें और ये समझें कि यार ये कैपिटल आज आ गया, ये भूल जाएं ये कैपिटल फिर कभी आएगा नहीं, अगर बाय द वे आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, ये सब होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माइंडसेट की बात है। यहाँ पे मैं आपकी उस ज़बान में ही समझाऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव भी होता है कि यार धंधा खड़ा करना है, यहाँ पे वेंचर नहीं खड़ा करना। तो जिस बंदे को ये समझ आ गई, जो तीसरा पॉइंट था कि यार एनवायरनमेंट मोरल किस तरह का होना चाहिए, भाई वो धंधा खड़े करने गए। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें 2 लाख दिए, उसका तो धंधा तुम खड़ा कर लोगे, उसको स्केल भी कर लोगे, तुम्हारी पुश्ते भी चलाएंगी। लेकिन भाई अगर तुम्हें इधर ही अपॉर्चुनिटी मिल गई, ऑल्दो मॉडल डिफरेंट है, टाइम लगता है, दुनिया में भी सक्सेस रेट बड़ा कम है, ये सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं, सारे आप कह लें कि नंबर्स को कोई डिनायल नहीं है। लेकिन यार पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी माइंडसेट में चले जाते हैं ना। पैसा तो पहले कभी नहीं मिला, मिल गया आज, लोग भी काबिल हैं, चांस है, जो हो चुका उसको देखते हैं मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। गाड़ी को एक ब्रेक लगी, अब गाड़ी को ब्रेक लगी है, नेक्स्ट टाइम चॉइस है कितने पे चलाना है। पीछे 180 पे उड़ाते आ रहे थे ना, अब गाड़ी आपकी मर्जी है, गाड़ी गुंजाइश अगर आपको इजाज़त 80 पे चलाने की दे रही है, भाई ना उड़ाओ। सही है। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स को लोग सॉल्व करेंगे, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस माइंडसेट से चल रहे हैं। वीसीज बड़े सपोर्टिव हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो बहुत सपोर्टिव हैं। एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सर गिराएं, धंधा खड़ा करें, और बाद में आपको एटलीस्ट ये एक मोमेंट होनी चाहिए कि सरमद और जुनेद भाई जब गुजरे ना, अच्छा 5 सालों बाद 7 सालों बाद किसी ट्रक वाले को देखें, किसी अड्डे को देखें, तो उनको लगा हो गया यार तब्दीली कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। डिजिटाइजेशन हो गया, हमारी इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ चलेगी, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हों, और ये हर इंडस्ट्री के लिए। तो आई थिंक हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेजॉरिटी लोग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और ये फेलियर्स जितने भी होते हैं, मतलब किताबी बातों में नहीं कह रहा कि वो भाई फेलियर्स सिखाते हैं फलाने किया, मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा। हकीकत में ऐसे है कि समझदार आदमी के लिए ये फेलियर उसे ये बता देते हैं कि यार फलाने ये गलती कर ली, तुमने इससे कुछ सीखना ही नहीं सीखना। और उनका भी शुक्रिया अदा करो जिन्होंने इतनी एफर्ट की। जब T20 चल रहा था उन्होंने T20 वाली परफॉर्मेंस दी, एयरलिफ्ट ने वो किया, उन लोगों को इनकरेज किया कैपिटल रेज करने में। आज उनकी वजह से लोगों ने कैपिटल रेज किया जिनके पास है। अब यार एयरलिफ्ट वाला कोई फाउंडर तुम्हें नहीं बता रहा कैसे डिप्लॉय कर रहा है, उनकी इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया और पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ अचीव किया। तो मैं उनको भी इस बात पे सल्यूट करता हूँ जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और जो लोग मुझे आज नज़र आ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेजॉरिटी लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑब्वियसली फेलियर्स होंगे, गलतियाँ होंगी, उससे सीखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप इस डाउन टर्न में भी लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे। और इसके बाद जब अच्छा टाइम आएगा तो फिर तो अगेन लोग ज़्यादा बेहतर से तैयार होंगे। 2021 में जब मार्केट अच्छी हुई तो पाकिस्तान का पहला ये सारा बूम था जो हमने देखा, उस तरह से तैयार नहीं थे, हमारा भी अगली स्टेज थी। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं, सिर्फ फंड रेजिंग सक्सेस तो कुछ नहीं सिखाता। अभी असल प्रोसेस आया है। वो पाकिस्तान में बैठे हुए आप एक सीज़न देखें, सर्दियां देख लें, तो गर्मियों का पता ही ना हो तो आप गर्मियों के लिए अपनी सारी जैकेट स्वेटर्स इकट्ठी कर लें तो फिर सर्वाइव कर लेंगे जाके मुल्तान की गर्मी में, जैकबाबाद की गर्मी में। तो ये सिचुएशन के मुताबिक आई थिंक लोग अडाप्ट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा है और हम काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखेंगे। और जो नए लोग आना चाहते हैं, सर गिरा के चलें, 2021 के तरीके से ना चलें, पहले दिन से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचें, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मॉडल सस्टेनेबल है, कैपिटल मसला नहीं है। अच्छा, अभी आपने जैसा मेंशन किया कि फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, गुड ब्रेन्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और ये बात हम हमेशा सुनते भी हैं और मेरा भी फर्स्ट हैंड काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, मसला आता है कि उसकी एग्जीक्यूशन पे, या फिर उसके साथ ये वही वाली बात हो गई कि HD TV 10 साल पहले पाकिस्तान में आ गए थे, लेकिन वो HD दिखाया गई तब जब आपकी तार भी HD वाली हो। वो पतली 1670 कौन सी तार आती केबल की, उसमें HD आ ही नहीं सकता। तो हमारे पास इसी तरह NFC चिप हमारे फ़ोन्स में 10 साल से आ रही है, मगर ये NFC पेमेंट्स है ही नहीं, राइट। तो यूजेज में मारा जाता है, ब्रेन्स की कमी नहीं, बिकॉज आपका इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट ताल्लुक रहा है एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस वंडरफुल ब्रेन्स। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं ताकि ये जो मेरी जो बात है ये सॉलिडिफाई भी हो जाए, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है यंगर जनरेशन्स के साथ या नई जनरेशन के साथ या फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ, तो वो भी ज़रा शेयर करें। जुनेद भाई, लोगों के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है,
हमारे जैसी इकोनॉमीज़ के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं और बड़े यूनिक किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ सरफेस पे नहीं नज़र आ रहे होते, यहाँ पे सारे डेप्थ में प्रॉब्लम नज़र आते हैं, सारा धंधा इधर चल रहा होता है, सारा मार्जिन इधर होता है। तो आपके उन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग तैयार भी बेहतर होते हैं, क्योंकि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मुश्किल हैं, आपको क्रिएटिव होना है, आपको बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई इनेबल नहीं कर पा रहा, तो स्कूल से ही, कॉलेज से ही आप उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और एक आपने जो वो कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करने की जो मेरे दिमाग में बैठ गई और पता नहीं मैं हर जगह कोट करता फिरूंगा, आई थिंक इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। और मार्केट में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले से बेहतर टैलेंट प्रोड्यूस कर रही हैं हर गुजरते साल के अंदर। तो ये एडवांटेज हमें है। और हर गुजरते साल के अंदर क्यों टैलेंट बेहतर प्रोड्यूस कर रही हैं? क्योंकि लोग जो बच्चे हैं वो आजकल के अंदर उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो टाइम गुजरा है, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो पुराने पहले वाले लोगों के पास नहीं थी। हर टाइम के साथ उन सारी रिसोर्सेज की स्पीड बढ़ती जा रही है, फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो एबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। तो लोग उसी तरह से करके तैयार होके आ रहे हैं और मार्केट के अंदर पोटेंशियल कमाल का है। आपने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके सबसे ज़्यादा खूबसूरती क्या होती है? एनर्जी कमाल की होती है। जैसे एज गुजरती चली जाती है ना, तो आपको वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आपकी जो रहन सहन है, जो चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका होता है, बड़ा नैरो डाउन हो जाता है, फोकस्ड होते हैं, ये करना है ये नहीं करना, बड़ी जल्दी आपका दिमाग डिसीजन ले लेता है। उनके लिए होता है यार सब करना है, फुल एनर्जी से करना है, रात जाग के करना है, बस लगे रहना है, जब तक ये नहीं हो गया मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कमाल एनर्जी है मेरे ख्याल में। ये वो एनर्जी है, ये वो टाइम है जब लोग पत्थर भी हजम कर जाते हैं। इस एज में यूनिवर्सिटी से पहले से बेहतर आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो कि ये हमारे बहुत सारे कॉलीग्स भी हैं, उन लोगों के आने के साथ टैलेंट कमाल है। अब इस टैलेंट को चैनलाइज करना है। टैलेंट चैनलाइज कैसे होता है? चैनलाइज ऐसे होता है कि हम लोग करीम के अंदर थे, वहाँ पे मैकेंजी से, कंसल्टेंसी से, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पहले किया हुआ था। हमारे पास एनर्जी थी, कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते थे, रिसोर्सेज हमें मिल गई, एक्सपेरिमेंटेशन की। तो ये जो दूसरा कनेक्शन होता है ना, कि ऊपर कोई बंदा हो जो आपको वो कंडीशंस दे जिनके अंदर अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करो, उस एक्सपेरिमेंट के फेल होने की सूरत में आप वो लर्निंग्स ले पाओ, आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी बदल पाओ, आप ये सोच पाओ कि यार आज मैं सुबह उठा था, इस हाल में उठा था, आज रात को मैं सो रहा हूँ, मैंने अपने काम में क्या तब्दील किया, किसी की ज़िंदगी को इम्प्रूव किया, कुछ नया इम्पैक्ट क्रिएट किया। क्योंकि काबिल बंदा, मेहनती बंदा हर जगह मिल जाता है, ऐसे बंदे कौन से मिलते हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो उस माइंडसेट पे और वो जो डायरेक्शन सेट करनी होती है, वो सेकंड चीज़ है इस पूरे फ्रेश टैलेंट को, इनको मार्केट के अंदर इनसे कुछ निकालने का। तो अगर वो डायरेक्शन मिलेगी, वो लोग होंगे जिन्होंने पहले ये सब कुछ बिल्ड और स्केल किया हुआ है, जो हम लोग भी अपनी कंपनीज में कोशिश कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जो पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह वो आपको दोनों कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। आई थिंक अगर इन दोनों कॉम्बिनेशंस के अंदर गैप नहीं होगा, इंटरैक्ट ज़्यादा करेंगे, वो स्ट्रक्चर जो उनको देना है, जिस तरीके से ऑपरेट करना है, वो अगर आपका ऑपरेटिंग मॉडल होगा, वो सारा कल्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन वैसे बिल्ड हुआ होगा, तो आपके लिए इन लोगों से कमाल की चीज़ें निकालना बड़ा आसान होगा। और कल ये लोग जब उनकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये लोग आपसे बेहतर बिल्ड होंगे। मतलब अच्छा उस्ताद मिल गया तो शागिर्द हमेशा उस्ताद से 2 हाथ आगे होता है और उससे बेहतर होता है। यहाँ एवरी जनरेशन इज स्मार्टर देन द प्रीवियस वन। और शागिर्द उस्ताद का कॉन्सेप्ट बाय द वे वैसे नहीं है कि हम लोग शागिर्द उस्ताद समझते हैं। मतलब बाय द वे उस्ताद तो वही है जो नई एनर्जी ला रहे हैं, असल उस्ताद तो वो है। शागिर्द उस्ताद का कॉन्सेप्ट वही है कि आप ये कह रहे हैं कि यार एक बंदा आया, इस एनर्जी के साथ आया, फलां के पास ये स्किल सेट थी, लेकिन उसने उससे बेहतर परफॉर्म कर दिया। अब ज़िंदगी में जब उसको इतना टाइम गुजर चुका होगा तो वो आपसे ज़्यादा कमाल चीज़ें कर रहा होगा। और ये पाकिस्तान की प्रोग्रेस है, यही आपकी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर यही चेंज है। तो असल तब्दीली तो यहाँ पे इन चीज़ों में इस सारे प्रोसेस से आ रही होती है। अब उस प्रोसेस के अंदर कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो कि घुमा दे। ये थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हर लेवल पे जाके लोगों ने उस सीरियसनेस से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना है, और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कमाल के रिजल्ट्स आएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा सरमद, ये बताइए कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया? बिकॉज हम देखते हैं वहाँ पे बड़ी तेज़ी से यूनिकॉर्न्स आते हैं। आई गेट इट्स अ बिगर मार्केट, 6 गुना बड़ी है हमसे, और वहाँ पे ज़ाहिर है एवेन्यूज़ बेहतर हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक बिजनेस का ही अगर देखें तो किसी हद तक
पॉलिसी मेकिंग हो गई, सारी चीज़ें बेहतर हैं. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया कंसिडरिंग जो हमारी सिचुएशन है? हम बहुत सारी चीज़ों में फंसते हैं, रेड टेप में फंस जाते हैं यहाँ पे. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है. स्टेट बैंक की बड़ी पॉलिसीज़ हैं जी, डॉलर क्यों आ रहे हैं, डॉलर क्यों जा रहे हैं, ये वाले बड़े मसले मसाइल हैं. बट इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के, डू यू थिंक देयर इज़ अ लेसन टू लर्न फ्रॉम इंडिया? वहाँ की सक्सेस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं और क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? बहुत सारे लेसन्स इंडिया से ले सकते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हम लोगों से टेक्नोलॉजी वाइज जो प्रॉब्लम्स आज हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, उन लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आज से 7 से 10 साल पहले शुरू किया था. मैं स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट में जिन इंडस्ट्रीज को हम टैप कर रहे हैं, सो इंडस्ट्री तो मैच्योर है. खूबसूरत बात की है कि वहाँ के मसाइल भी सेम है पाकिस्तान की तरह. ज़बान बहुत सारी जगहों सेम बोली जाती है. सोच काफ़ी हद तक लोगों की सेम है जब आप कम्युनिटी लेवल पे जाते हैं. कुछ चीज़ों में चेंज भी है, लेकिन कारोबार के हिसाब से बड़ी आप कंपेरेबल चीज़ें वहाँ से पिक कर लेते हैं. तो वहाँ की मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि जैसे कराची के अंदर आबादी ज़्यादा है, मसाइल भी ज़्यादा नज़र आते हैं, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नज़र आती है. तो इस मार्केट के अंदर जब कंपेटिटिवनेस जितनी ज़्यादा होती है, लोग उतने ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं. लोग उतना ज़्यादा सोचते हैं कि भाई आज उसके बाद मुश्किल हालात भी हैं तो मैंने कैसे सर्वाइव करना और थ्राइव करना. तो लोग ज़्यादा शातिर होते हैं, लोग ज़्यादा स्किल्स डेवलप करते हैं, लोगों की एबिलिटी की वो प्रेशर कैसे मैनेज करना वो ज़्यादा होता है. प्योरली जो धंधा माइंडसेट है ना, पाकिस्तान के अंदर चंद शहर हैं, कराची उनमें से ऑब्वियसली पाकिस्तान का बड़ा शहर है और उनमें से एक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आता है आप बाकी शहरों की निस्बत. इसी तरीके से इंडिया में जाएं तो वहाँ पे तो एक आम आदमी भी सोचेगा कि यार पैदा हुआ तो बस उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम क्या होगा, शादी के टाइम क्या होगा, मतलब उनकी पूरी प्लान्स की होती हैं, ये EMIs ये सब कुछ वो मैनेज कर रहे होते हैं. तो ये जो प्योर धंधा खड़े करने का माइंड सेट है, वो जो हसल है ना, मुझे ऐसे लगता है वो उनके लोगों में ज़्यादा है. उनके लोगों में धंधे को समझना, धंधे को स्केल करना, कम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करना क्रिएटिव तरीक़ों से करके. हमारे बंदों में भी ऐसे ही है, लेकिन वो 7 से 10 साल पहले के कर रहे थे. अगर आपको पता है कि एक सेम इन्वायरमेंट एक लैब टेस्ट के अंदर एक चीज़ परफॉर्म हुई है, तो आपके भी सेम कंडीशंस हैं लैब के, स्केल का थोड़ा सा फ़र्क है. आप बड़े लैब के बजाय छोटी लैब के अंदर काम कर रहे हैं. तो यार उन्होंने 6ठे साल में आके सीखा, सही किया. समझदार बंदे की तरह आप पहले साल में भी कर लो. उन्होंने एक मॉडल शुरू किया होगा, उसको पिवट किया होगा, उसके अंदर बहुत सारी उनकी मतलब इटरेटिव प्रोसेस होता है. उस सारे प्रोसेस के अंदर वो तब्दीलियाँ लाते गए. ये वर्जन 1, उनके वर्जन 20 चल रहे होंगे, 25 चल रहे होंगे हर स्टार्टअप के. तो यार जितनी गलतियाँ की अवॉइड कर लो. सो इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स के अंदर है. इसके अंदर आपकी किस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, उस सेगमेंट के अंदर आपने टेक की पेनिट्रेशन कैसे करनी है. उस सेगमेंट के अंदर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि इस पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट में रिटेल में इन सब में वर्किंग कैपिटल एक है. तो आपने कैसे फिनटेक प्लेयर्स के साथ पार्टनर करना है, बैंक के साथ कैसे पार्टनर करना है, उन्होंने इन कंडीशन में इन मसाइल को कैसे सॉल्व किया. तो इन सारे लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, टैलेंट को बिल्ड करने के लेवल पे, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लेवल पे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लेवल पे, ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे सॉल्व करनी है, इनकी एक आपके पास केस स्टडी मौजूद है. तो आप वहाँ से बेस्ट केसेस ले लें, अपने मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट कर लें. इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ भी कोई छापा लगा लेना है, मतलब लैब का ये मतलब नहीं है. लेकिन मुझे तो बिल्कुल नज़र आता है, और मैंने हमेशा ये देखा है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप कह रहे हैं कि मैंने कहा कि कल मैं मार्स पे लेके चला जाऊँगा. ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे. आप कर हो रहे हैं, मार्केट प्लेसेस बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है, रीजन लीप फ्रॉग कर रहा है, ये सब हो रहा है. अमेरिका में भी हुआ, यूरोप में हुआ, इंडिया में भी हुआ, बांग्लादेश में आपके साथ हो रहा है, इजिप्ट में भी हो रहा है. तो अब देख लें कि यार कहाँ पे मार्केट कंपेरेबल है. आप अपने लेसन्स ले लें, और अगर आपने वो गलती नहीं की जो उन्होंने दूसरे साल में की, तो फिर ऑब्वियसली आप उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे. आप उनसे कम नुकसान करके, या आपकी वो जो लर्निंग की कॉस्ट होगी बड़ी कम होगी. कंपेटिटिव एज होगा आपके पास. बिल्कुल. इंडिया में लोगों को ये एडवांटेज है कि वो थोड़े एडवांस स्टेज पे हैं, तो वहाँ से हमें पिक करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए पाकिस्तान की मार्केट के अंदर. और ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएगा. हमारे केस में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सीखा. उनके फाउंडर्स के साथ इंटरेक्ट करें, जहाँ पे चांसेस मिलते हैं. बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि जो
आपके यूरोपियन या यूएसए के जितने भी वीसीज हैं उन्होंने डिफरेंट अपनी व्हीकल के थ्रू डिप्लॉय किया हुआ था इंडिया में कैपिटल वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन एटलीस्ट उनका इंटरेक्शन तो होता है, उनके पास केस स्टडीज़ उधर की हैं, उनसे सीख लें। अगर फाउंडर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते जो अवेलेबल डेटा है वो देख लें। आई थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर हम ये सब प्रोसेस से गुजरें। अच्छा, पाकिस्तान में पहला यूनिकॉर्न कब बनेगा और कौन बनेगा आपकी नज़रों में? इंटरेस्टिंग अगेन म्यूज़िकल चेयर तो इसकी चलना शुरू हो गई थी और मोस्ट प्रॉब्ली एयरलिफ्ट के चांसेस से सुनने में भी आ रहा था भाई मार्केट चेंज होगी और यूनिकॉर्न को इस तरह से करके अपने आप को शट डाउन करना पड़ा। तो पहला नाम तो हमेशा से वही था, तो मैंने कहा अभी भी वही नाम हम बोल सकते हैं, लेकिन अब वो रेलेवेंट नहीं रहा। आई थिंक कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनके चांसेस हैं, एस्पिरेशन हमारी भी उनमें से एक है, क्योंकि पहले गैप बहुत ज़्यादा था कि कोई 2018 में स्टार्ट हुआ, 2019 में स्टार्ट हुआ, 20 में स्टार्ट हुआ, किसी की ऑपरेशन इधर स्केल करके। तो मेरे ख्याल में जैसे ही इकनॉमिक डाउन टर्न आपका थोड़ा सा ख़त्म होगा और मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी, रिकवरी शुरू होगी, जैसे ही हम रिकवरी के 30-40% पे जाएंगे, मतलब रिकवरी का 30-40%, उस स्टेज पे मुझे ऐसे लगता है कि कोई यूनिकॉर्न इमर्ज करके आएगी। वो बाज़ार भी हो सकती है, वो ट्रकेटिंग भी हो सकती है, वो रिटेलो भी हो सकती है, वो दस्तगीर भी हो सकती है, फिनटेक के अंदर से अभी फाइनेंस भी हो सकती है। सो मल्टीपल प्लेयर्स हैं। अब जो गैप रह गया जिस स्केल पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो थोड़ा रह गया इन 8 से 10 स्टार्टअप्स के अंदर। सो ऑब्वियसली रेस टू द यूनिकॉर्न इज़ ऑन, लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल लोग यूनिकॉर्न बनाने के हिसाब से सोच रहे हैं। माइंडसेट चेंज हो गया, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा कर रहे हैं नहीं कर रहे, लोग उस माइंडसेट से सोच रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसी सब के दरमियान यूनिकॉर्न बन जाएगी। तो अगर ट्रकेटिंग बनी तो सबसे पहले मैं जुनेद भाई के पास ही आऊँगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर लिसनिंग टू यू और उनकी भी कोशिश होगी कि लाइक ब्रेन पिकिंग ज़ाहिर कर ही रहे हैं वो, उनसे आपसे भी कुछ सीखें, या इस तरह के जितने भी फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, एस्पायर करें उनसे। वो कौन से की लेसन्स होंगे जो आप उनको देना चाहेंगे? आई एम श्योर एट दैट लेवल यू आर ऑल्सो aspiring to be somewhere or become someone, and you must have made your share of mistakes. तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप कर गए और आप चाहते हैं कि अगले अवॉइड करें, या वो क्या नॉलेज आप इम्पार्ट करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट कि whoever is aspiring to have a startup in Pakistan? माइंडसेट के लिहाज से आपको इस माइंडसेट में आना पड़ेगा कि मैंने धंधा खड़ा करना है। आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान के अंदर कैपिटल आया, फंड रेजिंग, इस सबको एक दफ़ा साइड पे रखते हैं। इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसको साइड पे रख के माइंडसेट फंड रेजिंग के हिसाब से बिल्ड नहीं करना। माइंडसेट बिल्ड करना है कि मैं कौन सा पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ। उस पेन पॉइंट को सॉल्व करने पे जो मैंने बिजनेस मॉडल खड़ा किया है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो खुद से कोई पैसा जनरेट कर सकता है, क्या आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद इसको मैं स्केल कर सकूंगा, और उस टाइम पे ये सेल्फ रिलायंट बिजनेस मॉडल होगा। अगर तो ये है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो माइंडसेट वाइज धंधा माइंडसेट है, उसी पे आप लोगों ने सोचना है कि यार मैंने बिजनेस खड़ा करना है, धंधा खड़ा करना है, मैंने वेंचर नहीं खड़ा करना। ये तो पहला माइंडसेट आप चेंज कर लें। अगर मार्केट अच्छी होगी, आप फंड रेज कर रहे होंगे, तो आपके यूनिट इकोनॉमिक्स बेहतर होंगे, आपके फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए कैपिटल रेज कर रहे हैं, और फिर उस सब को अपने सोल्यूशन को जब स्केल कर रहे होंगे वर्सेस अगर आप एक दौड़ में लगे हुए हैं, तो उन दोनों में जो आउटपुट है वो बहुत डिफरेंट होगी, और एक आउटपुट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आई थिंक जो माइंडसेट है इन एनी केस, ये जो माइंडसेट है ये टेस्ट मैच में भी हेल्प करेगा, T20 में भी हेल्प करेगा। तो माइंडसेट बाबर आजम बन जाओ, तीनों फॉर्मेट खेल लो, सही है। तो उस माइंडसेट के साथ आप चले ना। अब लर्निंग्स के हिसाब से अगर कहें तो लर्निंग्स जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आई वो ये नज़र आई कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद बहुत लोग एम्बिशियस होते हैं, या मार्क ज़करबर्ग ने ये किया, बिल गेट्स ने ये किया, हम भी उसी सारे से गुजर के आए हैं। मैंने भी यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद एक स्टार्टअप किया, फीलिंग्स में वो चीज़।
कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, ये बातें चल रही हैं, उस टाइम पे आपको अपने स्टार्टअप खड़े करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उन लोगों के पास हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं और आपको चांस मिल रहा है एक्सपेरिमेंटेशन का। तो आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस लेना है, वो जो एक सीज़न देखना है ना कि यार सर्दी गर्मी बाहर के सारे मौसम देख लें एक दफ़ा और उन मौसम में रहना और थ्राइव करना सीख लें। फिर जब आप अपने उन मसाइल में आएंगे और वो सिचुएशन फेस कर रहे होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, आपकी एग्जीक्यूशन बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ये मेरा एक लर्निंग है कि एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज करें। दूसरी मैं अगर लर्निंग बोलूँ तो वो ये है कि जैसे ही मार्केट चेंज हुई उस सब के अंदर मैंने देखा कि अक्सर लोग वेट करते हैं कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में आज मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मैं 25,000 का घर का राशन पानी बिल अफोर्ड कर पाऊँगा, सही है, और पहले मैं लाख रुपए अफोर्ड कर सकता था। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँ ना कि अगर एसी है उतरवा दूँ यार, पंखे के नीचे गुजारा कर लूँगा। कोई भी मेरी एक्स्ट्रा कोई लग्जरी आइटम्स हैं जो आजकल के दौर में टेम्परेचर के हिसाब से किसी भी लिहाज से ज़रूरत भी लगेंगी, लग्जरी आपकी ज़रूरत में कन्वर्ट हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी इस तरह की। तो मैं उसको आइडेंटिफाई करके उस पे ये अपना इरादा करूं कि इस कॉस्ट को मैं कट डाउन करूंगा और अपनी हैसियत के मुताबिक टाइम गुजार रहा हूँ। तो ये दूसरी जो सिचुएशन है वो मार्केट के अंदर सिचुएशन और डाउन टर्न के हिसाब से आपने रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी करना है। इसको मैं बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत जल्द होना चाहिए। अगर आपको अप्रैल में पता चलता है कि भाई अब लाख रुपए घर का मैं नहीं एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकता, तो मई के खर्चा आपका 25,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर अफोर्ड 25,000 कर सकते हैं। आई थिंक ये वो रिस्पॉन्स टू चेंज है जो मुझे लगता है कि लोगों का फास्टर होना चाहिए। और थर्ड लेयर जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि आपके कंट्रोल्स बहुत टाइट होने चाहिए। आप जो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक सर्टेन फीचर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन उस फीचर के इर्द गिर्द जो आपको फाइनेंशियल कंट्रोल्स बिल्ड करने हैं, आपको उसके अलावा अपने डिजिटाइजेशन के हिसाब से कंट्रोल बिल्ड करने हैं जहाँ पे आप यूज़र की पूरी जर्नी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और डेप्थ में जा सकें। सो ये वो तीसरी चीज़ है, मुझे लगता है कि ये मेरी वो लर्निंग थी इस पुरानी जर्नी और इसके हिसाब से, जिसमें से कुछ बातें उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो अभी कर रहे हैं। और अगेन हमारी अपनी जर्नी लर्निंग की है। मैं खुद बहुत सारे लोगों से सीख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द से, और काफ़ी एस्पिरेशन वहाँ से ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ पे इंस्पायर कर सकें वहाँ पे करें। सो आई थिंक हमारे लिए भी एक जर्नी इक्वली जैसे उनके साथ आज जो बातें मैं बता रहा हूँ मैं खुद भी उनको सीख रहा हूँ, जितना सीख रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ, जो सीखूंगा मज़ीद टाइम के साथ साथ आप शेयर करते रहते हो। और जब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते और इम्पैक्ट नज़र आता है तो नेचुरली लोग वहाँ से खुद से इंस्पायर हो जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्टली मैं आपसे पूछूंगा कि बैक टू व्हाट यू डू, व्हाट इज़ द विजन फॉर ट्रक इट एंड वेयर डू यू सी इट गोइंग इन नेक्स्ट 5 years 10 years, या आप क्या देख रहे हैं, किस लेवल की डिसरप्शन आप इस इतनी टफ मार्केट में, यू आई थिंक यूर इन वन ऑफ द टफेस्ट मार्केट बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील with people because I've done that for a year and a half. Where do you see the, what's your vision? विजन हमारा 2 हिस्सों में है और सबका सिंपल होता है, हमारा भी सिंपल है, लेकिन ना विजन ये है कि इंडस्ट्री को सारी को हमने डिजिटाइज करना है और ट्रकर की ज़िंदगियों को इम्प्रूव करना है। इंडस्ट्री को डिजिटाइज करने का मतलब ये है कि कोई बंदा मेंटल नोट्स पे ना चल रहा हो, कोई बंदा ये कच्ची पर्ची और ये पक्की पर्ची और ये इधर से कट गई, ये इधर से फट गई, ये फलां रजिस्टर, ये उसका खाता रजिस्टर 25 लोगों ने बनाया हुआ है, ये गेट इन पास क्या पेन से लिख के दे दिया, बाद में फट गया मिट गया, उस पर इन्वॉइसिंग होनी है, इन्वॉइस भी देसी बन रही हैं, बिजनेस कार्ड भी जिस तरह से करके डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सो उन बिजनेस कार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे प्रोसेस के अंदर जहाँ पे किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट है वो डिजिटाइज हो, किसी तरह की कोई एक्टिविटी है वो आपकी टेक्नोलॉजी उस डेटा पॉइंट को, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करी और उसको ऑटोमेट कर चुकी हो। सो स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस, जहाँ पे आपका शिपर अगर अपनी डिमांड प्रोसेस करे तो जितने स्ट्रीमलाइंड तरीके से करके एक राइड हेलिंग की बुकिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि ये कमोडिटी है, वो इतनी डिटेल्स फिर अगले 6 दिन
ट्रिप की जर्नी नहीं रहती, 20 मिनट बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस जर्नी को आप इतना स्ट्रीमलाइन करते हैं कि मक्खन की तरह वैसे ही चल रही हो बिटवीन शिपर एंड ट्रकर। तो इस लेवल पे डिजिटाइज़ करना, और ट्रकर की ज़िंदगी ऐसे ही तब्दील हो चुकी हो कि आपके गांव में आपके इर्द गिर्द कोई एस्पायर कर रहा हो कि यार मैं भी ट्रकर बनूंगा। अगर किसी बंदे को सरकारी नौकरी 20-25-30 हज़ार की करनी है तो यार ट्रकर क्यों नहीं बनना। उसकी फैमिली को अगर वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकती। तो उस तरह की तब्दीली आना, वो जो सोशल चेंज है वो ट्रकर्स की ज़िंदगी में लाना, वो जो इकनॉमिक चेंज है उनकी ज़िंदगियों में लाना, और पहला वैसे ही मैंने ऑलरेडी बता दिया था जो डिजिटाइजेशन है। तो विजन सिंपल है और इंशाल्लाह उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये चेंज हम लोग भी देखेंगे, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। और अब खुशी से उन ट्रक्स के पास से गुजरेंगे आने वाले सालों में, और इटरेटिव प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, और प्रिपेयर्ड हैं, अच्छी जान मारेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शर्मा, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन। और ये भी एक साइड है और बहुत इंपॉर्टेंट साइड है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आपका शायद कभी ट्रक वाले से डायरेक्टली पाला ना पड़ता हो, लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी में ना हो, आपके घर में इतना सा भी सामान नहीं आ सके, और ये इतनी टफ फील्ड है और सप्लाई चेन वाकई बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। एंड आई एम ग्लैड people like yourself, Sarmad, are stepping in this very, very tough environment and market and trying to bring a positive and digital change. तो हमारी भी यही दुआ रहती है कि भाई डिजिटल पाकिस्तान का नारा खाली लगाना नहीं है, करना भी है। तो ऐसे लोग करते हैं। आई होप आप लोगों ने कॉन्वर्सेशन एंजॉय की होगी, सरमद से बहुत कुछ सीखा होगा, और इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के इंटरेस्टिंग गेस्ट हम यहाँ बुलाते रहें ताकि आपकी नॉलेज बेस में भी काफ़ी इजाफा होता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड यू कैन सपोर्ट ऑन patreon.com/ganjiswag। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।